नमस्कार। अपनी संतान का चहुमुखी विकास की इच्छा करने वाले रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, मैं संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में आपका अभिवादन करती हूँ और हमारे प्रोग्राम के व्यूअर्स का, कमेंट्स लाइक करने वालों का, शेयर करने वालों का और सजेशन देने वालों का आभार व्यक्त करती हूँ। आपके दिए गए कमेंट्स पर तो मैं अक्सर लाइक भी करती हूँ और उनको बहुत ध्यान से आपके दिए गए सुझावों को, आपके से के द्वारा पूछे गई समस्याओं के समाधान के लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ। ऐसे ही एक अनुपमा श्रीवास, उनकी एक समस्या थी कि जो है बच्चे बड़े होने पर, कुछ भी कहने पर एकदम गुस्सा हो जाते हैं। मैं मानती हूँ ऐसा होता है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये बिल्कुल सहज है। सबसे बड़ी बात तो है, वैसे आप कभी ऐसा नहीं करती होंगी कि बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ बोलती हूँ, मर्मरिंग करती हूँ, बड़बड़ाती रहती हूँ, ऐसा आप कर ही नहीं सकती क्योंकि आप इतनी एक कॉन्शियस पेरेंट्स हैं कि आपको जब बच्चों की छोटी-छोटी बातें ध्यान आ रही हैं, तो आप शायद ऐसा बिल्कुल नहीं करती होंगी। और साथ में एक दूसरी बात क्या है कि जब बच्चा काम में तल्लीन हो, तो उसको पता ही नहीं रहता। जब हम उसको कुछ टोकते हैं, तो उसको पता ही नहीं, मॉरल वैल्यूज़ तो उसके अंदर अभी अंदर नहीं अंदर समाहित तो हुई नहीं है। तो वो नहीं जानता कि मेरा जो गुस्सा करना है, वो गलत है। अपनी मम्मी पर, अपने पापा पर गुस्सा करना बिल्कुल गलत है। बल्कि उसके अंदर अभी इमोशंस पैदा हो रहे हैं और इमोशंस का सही रूप लेना, उसके लिए थोड़ा-सा समय लगेगा। हमें उसके साथ-साथ थोड़ा समय देना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। तीसरी बात जो एक मैं समझती हूँ, जो ऐसी बात आती है उसका कारण है, कई बार हम अपनी बात को एक क्लियर ढंग से, एक स्पष्ट ढंग से समझा नहीं पाते, यानी हमारी बातों में स्पष्टता नहीं होती। हम सोचते हैं जो बात हमने कहा वो उसके अंदर समाहित हो गई या उसके अंदर तादात्म्य हो गया, पर वो तो छोटा है, एक बाल सुलभ चेष्टाएँ उसकी हैं, तो वो हमारी बात को हम तो समझ पा रहे हैं, पर वो वहाँ तक उसके पास स्पष्टता से नहीं समझ पाती। और एक और कारण है कि उसके अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, उसके वाइब्रेशंस कई बार उपयुक्त नहीं होती। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में भी बताया कि वाइब्रेशंस का एक परिवार में बहुत बड़ा महत्व होता है। हम उसको जब पूरे परिवार में अच्छी वाइब्रेशन नहीं दे पाते, तो बच्चा धीरे-धीरे आक्रामक भी होने लगता है। तो हमें आवश्यक है कि हम उसको एक अच्छी वाइब्रेशंस दें, अपने शब्दों में, अपनी बात में स्पष्टता लाएँ कि जो हमारा कथन है वो स्पष्ट रूप से उसके सामने आए। देखिए, शब्दों और सोच का ही तो अहम किरदार होता है। क कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं और कभी हम समझा नहीं पाते हैं। और अब एक दूसरी और थी, आज आश्चर्य की बात है कि दोनों की जो समस्याएं हैं वो दोनों ही अनुपमा हैं, बस अंतर उनके सरनेम में है। वो अनुपमा श्रीवास थी, ये अनुपमा राय हैं। इनका कहना है ये है कि मेरा बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है और 9th क्लास में फिर भी वो एक चाइल्डिश बिहेव करता है, और चाइल्डिश बिहेव करने के कारण चाइल्डिश बिहेव करता है और पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता। अभी मैं अनुपमा जी आपसे एक बात बताऊँ, आपने शायद हमारा पहला एक ये जो ऐज है, ये एडोलसन है। जब आपका बच्चा 9th में आया है, तो एडोलसन ऐज में चल रहा है, यानी किशोरावस्था में चल रहा है। किशोरावस्था में जो मैंने पहले भी एक सेशन लिया था किशोरावस्था का, उसमें समझाया था, कुछ बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो कुछ बच्चे बहुत देर में बड़े होते हैं। यानी किशोरावस्था की एक उम्र को हम उपयुक्त उम्र में नहीं बाँट सकते। कुछ बच्चे 13-14 साल के भी बालक ही रहते हैं, कुछ बच्चे 12 साल के भी किशोर होने लगते हैं। तो अगर आपका बच्चा उस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप
उसकी तुलना किसी से ना करें। हमारी एज में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती थी। आपकी एज में तो लोग बहुत समझदार हैं, हम अपनी समय की बात बता रहे हैं कि हमको भी लगता था मेरी फ्रेंड का बेटा, मेरी फ्रेंड की बेटी तो ऐसा कर लेती है, मेरी बेटी ऐसा क्यों नहीं कर पाती? तो एक मन में ना एक फ्रस्ट्रेशन या एक ग्रंथि सी बन जाती थी कि नहीं मेरा बच्चा ये है। तो आपका बच्चा बिल्कुल सहज है, बिल्कुल आप परेशान मत होइए, बस उसके साथ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कीजिए। जो आपका दिया हुआ समय है, वही उसके विकास का सबसे बड़ा कारण बनेगा और उससे कभी भी उसके साथ कोई नेगेटिव लेबल मत लगाइए कि नहीं, ऐसा नहीं। आप उसके सामने एक पॉजिटिविटी रखिए, उसको एहसास कराते रहिए कि तू बहुत उपयुक्त, तू बहुत शक्तिशाली है, तेरे अंदर बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तो वो चाइल्डिश नहीं है। बस अगर आप जैसा-जैसा कहते रहेंगी वो वैसा बन जाएगा और कुछ ही दिन है कि वो एक परिपक्व अवस्था में पहुँच जाएगा। चलिए, आइए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या 2-1 दिन पहले की बात है, 2 दिन है या परसों की ही शायद बात है कि मैं इंडियन आइडल का रिपीट देख रही थी। जब उस रिपीट देख रही थी तो उसमें मैंने देखा कि जैकी श्रॉफ को बुलाया गया था। सारे जो कंटेस्टेंट थे, सब के सब उनके पैर छू रहे थे। सारे ही छोटी-सी उम्र के, किशोरावस्था से थोड़े बड़े और युवावस्था से कम बच्चे थे, यानी 16 साल से लेकर के 23 साल तक के बच्चे थे। तो उसमें सब उनके जब पैर छू रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही प्यार से उनसे कहा, "तुम सब में मुझे खुदा दिखाई देता है।" हैं? ये बात मुझे एकदम लगी। फिर मैं उसके बारे में विचार करने लगी, मंथन करने लगी, सोचने लगी, वास्तव में होता तो ऐसा ही है। हर बच्चे में हमें ईश्वर का रूप ही तो दिखाई देता है। जब हम जब हम छोटे से बच्चे को देखते हैं, बच्चे को, तो वो हमें बाल गोपाल दिखाई देता है। किसी बच्ची को देखते हैं, तो वो हमें देवी के रूप में दिखाई देती रहती है। उसकी बाल सुलभ चेष्टाएँ, उसकी तोतली-तोतली बातें, उसकी जिज्ञासाएँ, वो सब हमें आनंदित करती रहती हैं और उसकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए हम अपने आप ही तत्पर होते चले जाते हैं। और ये वात्सल्य एक ऐसा वो है जो हर व्यक्ति के अंदर निहित होता है। चाहे हर प्राणी के अंदर, मतलब एक व्यक्ति के नहीं कहूँगी, हर प्राणी के अंदर। आप किसी भी पशु में देख लीजिए, किसी पक्षी में देख लीजिए, कौन अपने वात्सल्य से प्रेरित नहीं होता? और जो है उसके, क्योंकि उसके माध्यम जीवन होता है। आप कभी सोचिए कि आपकी माताजी ने आपको कहीं बाज़ार से सामान लाने के लिए कहा, आपकी बहन ने दिया, आपकी पत्नी ने दिया, या उधर दूसरी तरफ देख लीजिए कि किसी पति ने कहा, आप उसको भूल जाएँगे। पर आपके बच्चे ने या किसी आपके भतीजे ने, आपकी भांजी ने, आपकी किसी भी छोटे से बच्चे ने अगर तुतलाते हुए कहा, ये मतलब उस रिश्ते को मैं नहीं बता रही हूँ कि कौन से रिश्ते से कहा, पर उसने कहा मेरे लिए ये ज़रूर ला देना। आपके दिमाग में सारे दिन वो बात घूमती रहेगी और आप क्या करेंगे कि आप चाहे सारी चीज़ भूल जाएँ, अपनी चीज़ भूल जाएँ, पर उसके लिए वो लाने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। तो कारण क्या है कि बच्चा, एक संतान हमें एक जीवन का उद्देश्य देती है और उसके कारण हम जीवन में आगामी होते हैं। आगामी जीवन के आगामी भविष्य को आगामी भविष्य को उसके माध्यम से आगामी इच्छाओं को पूरी करते हैं। आगामी उसको एक भविष्य की तरफ, एक भावी पीढ़ी को सही रूप देने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ लोग निसंतान रह जाते हैं, तो उनसे पूछिए कि उनके अंदर क्या है, उनके जीवन का तो कोई उद्देश्य ही नहीं रहता। परंतु मैं एक चीज़ कहूँगी कि क्योंकि वात्सल्य तो उनके अंदर विद्यमान है, तो वो उनको चाहिए वो किसी भी बालक को, बालिका को गोद लें और अपने वात्सल्य की प्रतिपूर्ति उसके माध्यम से करें, उसकी पूर्ति करें। उससे क्या है, आपको तो सुख मिलेगा ही, आपकी महत्वाकांक्षाएँ तो बड़ी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी होगी और साथ-साथ उस संतान रूपी बच्चे का भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट तो है और ये तो ईश्वर का वरदान है। ईश्वर कभी-कभी नहीं भी देता, तो परेशान होने की है, हर चीज़ हर किसी को नहीं मिला मिला करती। अब एक सबसे बड़ी बात ये है
जब जब आप बच्चे को गोद लेते हैं तो वो क्षण आपके लिए बहुत ही आनंददायक होता है और उसके माध्यम से आपके घर में भी एक उल्लासपूर्ण वातावरण बनता चला जाता है। अब एक और सबसे बड़ी बात है कि जो कि हम अ, जैसा कि अभी अनुपमा जी के द्वारा कहा गया, बताया गया कि मेरा बच्चा ऐसा करता है। तो अनुपमा राय के द्वारा कहा गया कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, वो चाइल्डिश बिहेव करता है। देखिए, हर बच्चा यूनिक होता है। वो अपने अंदर अपनी अपनी ही क्वालिटी लेकर आता है, अपनी ही डिसक्वालिटी लेकर आता है, अपना ही व्यवहार लेकर आता है। आप क्यों सोचते हैं कि वो आपके जैसा ही बनेगा या दूसरे के जैसा बनेगा या उसके जैसा? आवश्यकता क्या है? अब यूनिकनेस क्या है? एक बात मैं बताऊँ कि जैसे हमारी श्री माँ कहा करती हैं कि जो आत्मा होती है, देहावसान के पश्चात, जब देह की समाप्ति के पश्चात आत्मा जो है, चारों तरफ चक्कर लगाती है, चारों तरफ घूमती है और उस शरीर में धारण जाने की कोशिश करती है। उसका जो उस शरीर में प्रवेश की उसकी इच्छा होती है, जो उसके विचारों से, उसकी समान उसके विचारों या उसकी मानसिकता के आधार पर होती है, जैसा कि वो चाहती है। तो जब वो उसके अंदर प्रवेश करती है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार जब देह की समाप्ति के समय जैसी उसकी मन है स्थिति होती है, वो उसमें ही घूमती रहती है। यानी कि कई बार आप देखते होंगे कि कोई बच्चा ताली बजाने से डर जाता है। कोई बच्चा ट्रेन की पटरी को देख कर के भयभीत हो जाता है, कोई बच्चा पानी को देख कर के भयभीत होता है। तो ये सारे उसके पूर्व समय के कि जो एक्सपीरियंस हैं, वो रिकॉर्डेड हो गए हैं, क्योंकि वो धीरे-धीरे करके उसके मिट पाएँगे। तो यदि बच्चा इस तरह से करता है, कोई भयभीत होता है, और कोई देह की समाप्ति पर बहुत ही शांत स्वरूप होकर के अपनी देह को त्याग देता है, तो वो व्यक्ति बहुत शांत होता है। तो उसको हर चीज़ को ग्रहण करने में हम उसको कहते हैं, ये आत्मा जो है बहुत ही शांत है। हमारा बच्चा तो बहुत शांत, सुकोमल है, मुस्कान से युक्त है। परंतु इससे पूर्व भी एक बात हुई कि उसमें उन बच्चों में जो कि कभी-कभी आक्रामक होते हैं, भयभीत होते हैं, तो उनके अंदर जो है वैसी विशेषताएँ हो जाती हैं। तो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार भी उसके अंदर निहित होते हैं और धीरे-धीरे करके वो समाप्त होते हैं। आपको कुछ याद होगा, कुछ वर्ष पूर्व एक कौटिल्य पंडित नाम का एक बच्चा था। बच्चा है, वो एक बच्चा है, आजकल तो ज़्यादा सुर्खियों में नहीं है, परंतु उस समय बहुत सुर्खियों में था। अब सोचिए कि वो 4-5 का, मुझे पूरी तरह से उसकी अवस्था नहीं याद आ रही है कि 4-5 साल का होगा, जहाँ तक है। अगर इसमें मैं कुछ गलत हो तो आप इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, हो सकता है कि भूल हो। तो आप देखिए कि वो बच्चे का भौगोलिक ज्ञान कमाल का था। वो किस तरह से अपनी बात को रखता था, उसकी स्मरण शक्ति क्या थी? क्या वो सारी चीज़ें बताता था, एक-एक संख्या तक भी वो बता देता था। तो उस समय हम भी इतने आश्चर्यचकित हुए। जब आखिरकार सोचा गया, विचारा गया, तो बिल्कुल लगा कि ये पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है। हो सकता है वो बहुत विद्वत्तापूर्ण आत्मा रही होगी। कोई बहुत ही अच्छे संस्कारों वाली, बहुत ही योग्य आत्मा रही होगी और जिसके वो संस्कारों को मिटने में समय भी नहीं लग रहा था, मिटने में समय नहीं लग रहा था, तो उस समय मिटने में उसका नहीं लग पा रहा था, तो वो जो है, और उसको पल्लवित क्या किया? उनके माता-पिता ने, क्योंकि उस बातों को लेकर के उन्होंने उसको पल्लवित करते रहे, इधर भी दिखा, उसकी बातों को सुना-सुनाए, तो वो जो विचार थे उसके, वो धीरे-धीरे पल्लवित हो गए, संस्कारित होते चले गए और उसके अंदर इतनी बड़ी वो हुई। तो अगर हम, जैसे आक्रामक हो रहा है बच्चा, भयभीत हो रहा है, डर रहा है, तो हमें बहुत ही बहुत बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। उसको हमें सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ इसके साथ है पूर्व जन्म। तो परेशान मत होइए। आइए अब दूसरी तरह से बातें करते हैं कि आपके आप
एक सीडी आपके घर में बज रही है, पहले से बज रही है, उसमें तरह तरह के गाने आ रहे हैं। उसके बाद एक और सीडी आ गई। जब एक और सीडी आ गई तो वो भी बज रही है, उसके गाने दूसरे हैं, उसके गाने दूसरे हैं, और दोनों एक दूसरे के गाने को सुन नहीं रहे। पर उसके पश्चात वो गाना जो है, उसके पश्चात उसका गाना, उसके पश्चात वो गाने, पर उसके साथ ही एक और तीसरी सीडी घर में प्रवेश कर जाती है। अब आप समझ रहे होंगे कौन सी सीडी। अब पहली सीडी पुरुष, दूसरी सीडी स्त्री, और तीसरी सीडी यानी आपकी संतान। अब आप दोनों सोच रहे हैं, ये वाली सीडी सोच रही है कि मैं इसके अंदर कुछ समावेशित करूं, वो वाली सीडी सोच रही है और बच्चे की अपनी एक गानों की धुन है, अपनी है, तो वो उसको कैसे मिटा देगा? उसको तो वो है। तो हमें क्या है, हम उस पर थोपने की कोशिश ना करें, हम उसके साथ परेशान ना हो, बल्कि बार बार अपने मन में एक शब्द कहें, आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट इट। देखिए वही वातावरण किस तरह से पुष्पित पल्लवित होकर के एक फलीभूत हो जाएगा। तो यही हम गलती करते हैं जब हम कोई चीज खरीद कर लाते हैं, जैसे फ्रिज लाए, टीवी लाए, वैक्यूम क्लीनर लाए, या कोई भी अदरवाइज कोई भी सामान लाए, तो हमें उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, उसके साथ हमें ट्रेनिंग भी दी जाती है। परंतु जब हमारे पास इतना प्यारा सा एक संतान आती है, तो ना हमारे पास कोई मैनुअल है, ना उसके प्रति उसकी कोई ट्रेनिंग दी गई। तो जबकि वो एक हमारे लिए विशिष्ट विशिष्ट अनुभूति है, विशिष्टता से ओतप्रोत हमारी अप्रोच है, हमें प्राप्ति हुई है। तो उसके लिए अब हमारे पास ना तो कोई ट्रेनिंग दी गई, तो अब हमारे पास क्या रह जाता है? क्योंकि हमारे भी तो माता पिता थे, हम उस माता पिता के आधार पर सोचते हैं कि हम इसका लालन पालन ऐसा करेंगे। पर आपको तो बिल्कुल पता है कि क्या होता है, आपके हिट एंड ट्रायल ढंग से आपकी परवरिश हुई। अब आपको तो उस समय बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो तो बहुत ही डैमेजिंग तरीका था, वो तो आपको नष्ट करने वाला था। और सबसे बड़ी बात है, रोको, टोको और ठोको, इन तीनों बातों से जब, तो आपको लगता था अगर मैं अपने माँ बनूंगी या मैं पापा बनूंगा, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करूंगा। अब होता क्या कि आपने उसको और भी पैम्परिंग करना शुरू कर दिया, उसको और लाड प्यार देना शुरू करा। फिर उसके बाद आकर के आपने देखा कि ये जो मैंने किया इससे तो मेरे माता पिता बहुत अच्छा करते थे, परंतु उसमें क्या हुआ, बैलेंस तो बना नहीं। जब उसमें बैलेंस नहीं बन पाया, तो क्या हुआ कि बच्चे के अंदर विकृति पैदा हो गई। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एक इसके प्रति एक जागरूक बनना पड़ेगा, और इसके लिए भी हमें ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, कुछ ब्लॉग्स भी देखने चाहिए, कहीं बुक्स भी पढ़नी चाहिए ये। और इन सारी बातों को देख करके हमें एक है, क्योंकि हर बच्चा अपनी प्रतिभाओं को, अपनी विशिष्टताओं के साथ पैदा हुआ है। माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, उस विशिष्टताओं को पहचाने, उस विशिष्टताओं को परखे, और उसके अनुकूल ही उसका आचरण करे। तभी तो एक बच्चा होता है। जब हम किसी असफल माता पिता से बात करते हैं तो कहते हैं यार हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने उस समय हमें ऐसा करना चाहिए था। किसी सफल माता पिता से बात करते हैं तो वो कहते हैं यार हमने बच्चों के साथ ऐसा किया था। परंतु उस समय इतने सारे निष्कर्ष में तो बहुत देर लग जाती है। तो हम सबसे पहले जाने कि हमारे बच्चे की विशिष्टताएं क्या हैं, हमारे बच्चे की कमजोरियां क्या हैं, फिर उसके माध्यम से हम उसको उस बच्चे का उस बच्चे का लालन पालन करें, पोषण करें, उसको समझाएं। जब हम उसको समझाते हैं तो देखिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तो हम उसके अनुकूल उसके आचरण करने लगेंगे, और बच्चा हमारा एक उन्नतिशील स्थिति में पहुंच जाएगा। अब हम कहते हैं कि बच्चा हमारा है। अरे आप ध्यान से रखिए, बच्चा आपका नहीं है, बच्चा राष्ट्र की संपत्ति है। बच्चे को हम संभाल रहे हैं। वास्तव में केवल जब ये आपको ईश्वर ने एक उपहार स्वरूप आपको संतान दी है,
अब ईश्वर ने जब संतान दी है, जब आप किसी को कोई उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो क्या करते हैं आप उसको अच्छी तरह से चेक करते हैं ना, कि कहीं बेकार तो नहीं, उसकी आवश्यकता को जानते हैं कि उसको ये चीज़ आवश्यक है तो मैं दूँ, उसको देखते हैं कहीं टूटा-फूटा नहीं है। तो आप ये कैसे सोच लेते हैं आपका बच्चा विकृत होगा? आप सोचिए ना कि भगवान ने आपको जब उपहार दिया है, तो अच्छी प्रकार से, भली प्रकार संभल करके, अच्छी प्रकार से देख करके, परख करके ही आपके हाथों में सौंपा है। अब आवश्यकता यह है कि आप रिटर्न गिफ्ट में ईश्वर को किस प्रकार से देते हैं, क्योंकि इस प्रकार का बच्चा बना रहे हैं आप, उसकी इस प्रकार की परवरिश कर रहे हैं, उस प्रकार से उसका पालन पोषण कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से देख रहे हैं कि उसकी परवरिश से परमात्मा को प्रसन्न कर रहे हैं, और परमात्मा और इस तरह से आपने परवरिश की कि वो बच्चा, उस बच्चे की उपयोगिता में वृद्धि हो सके और वो समाज को एक सुव्यवस्था प्रदान कर सके। तभी तो आपके पास आई हुई संतान का फल है, फायदा है कि आपके पिता, आपको परम पिता ने जो संतान दी उसका आपने भले प्रकार देख रेख की और उसको एक उपयोगी ढंग से इसको कर दिया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना नज़रिया तो बनना पड़ेगा। आप उस बच्चे के मालिक नहीं हैं, हमेशा ध्यान रखिए। आप ट्रस्टी हैं, और ट्रस्टी हैं और उसके अतिरिक्त आप एक उसके माली हैं। आप उसके मालिक नहीं हैं। ध्यान रखिए कि माली जिस प्रकार से अपने पौधों को भली प्रकार से एक सुव्यवस्थित, सुगठित आकार देता है, आपको तो बस उसका काम मिला हुआ है। आप सोचते हैं ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा। नहीं, हमेशा ध्यान रखिए आपको उसको माली की तरह से है। कल को बच्चे अगर विदेश भी चले जाते हैं या बाहर भी चले जाते हैं, तो आप सोचिए कि हमने उसका कितनी अच्छी तरह से संरक्षण और परिपोषण किया कि आज वो इस आधार पर चला गया। अब आप एक चीज़ भी और सीखिए कि जैसे आप किसी बहन के भाई नहीं हैं इस समय। आप ना कोई छोटे बच्चे हैं कि लड़ते झगड़ते रहेंगे, जैसे बहन के भाई, बहन भाइयों में आपस में तकरार होती रहती है, झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। आप ना ही ऐसे पति पत्नी हैं कि एक दूसरे की आपस में नोक-झोंक करते रहें। आप इस समय माता पिता हैं, और जब वो माता पिता जब बन जाते हैं तो उसके ऊपर बहुत बड़ी गहन या गुरु गंभीर जिम्मेदारी आ जाती है, जिसको कि हमें पालन करना पड़ता है, पोषण करना पड़ता है, और उसके माध्यम से हम, यानी एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ का मतलब क्या है? घर में भली प्रकार से स्थित, यानी घर में स्थित कैसे? संतान के माध्यम से आप घर की स्थिति बहुत अच्छी सी बना रहे हैं। देखिए, श्री राम शर्मा जी का एक वाक्य है, वो मैंने कई जगह लिखा हुआ देखा कि गृहस्थ एक तपोवन है, जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। ये बिल्कुल सही बात है कि उनकी उनकी जब तक हमारे यहाँ गृहस्थ धर्म में संयम नहीं होगा, सेवा नहीं होगी, सहिष्णुता नहीं होगी, हम अपने गृहस्थ जीवन को, यानी अपनी संतान को एक अच्छी तरह से बना ही नहीं सकते, एक सही आकार हम नहीं दे सकते। अब आइए देखा जाए तो पेरेंटिंग जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेरेंटिंग जो है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, और एक आर्ट है। आर्ट ऑफ, आज जो हम बता रहे हैं ये आर्ट ऑफ पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग की आर्ट है। केवल ये एक कला ही नहीं, बल्कि एक विज्ञान भी है, जिसको कि हम भली भांति अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो यही है कि पेरेंट्स पेरेंट्स आप में ही छिपी है पेरेंटिंग की कहानी। आज जो हमारा विषय है, जो प्रभुत्व की हम बात कर रहे हैं कि आपका प्रभुत्व किस प्रकार से उन पर सिद्ध हो रहा है, कि पेरेंटिंग में ही छिपी हुई है, पेरेंट्स में ही छिपी हुई है पेरेंटिंग की कहानी। आइए हमसे सुनिए हमारी ये जुबानी। तो अब आप जरा देखो कि पेरेंट शब्द में क्या क्या छिपा हुआ है। PARENTS, यानी ये 7 शब्दों से बना है। अब इन्हीं को हम जरा जरा ढंग से देखते हैं। P फॉर प्रोटेक्शन,
हैं, कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए बच्चों को। ए फॉर एसोसिएशन, हम उसको एसोसिएट, किस तरह हम उसके किसको अपने साहचर्य में रखें, किस तरह से हम उनको सहयोग दें। आर फॉर, आर फॉर आपका रिस्पेक्ट, हम उनको किस प्रकार से रिस्पेक्ट सिखाएं, किस प्रकार से उन्हें रिगार्ड करना सिखाएं, किस प्रकार से हम उन्हें रीडिंग करना सिखाएं। आर फॉर रीडिंग भी हो सकता है। और ई फॉर एक्सपेक्टेशंस, हम उन पर अपनी एक्सपेक्टेशंस कितनी ला दें, ये बात भी आपके अंदर होनी चाहिए, किस तरह से आप सीखें। और इसके पश्चात है एन, एंड नरेटिंग स्टोरीज, आप किस तरह से आप उनको स्टोरीज सुनाते हैं, किस तरह से आप उनके के अंदर भावनाएं भरते हैं। और उसके साथ साथ आपके अंदर टॉलरेंस कितनी है, टीज फॉर टॉलरेंस, आपके अंदर कितनी सहनशीलता है, जैसा कि मैंने अभी श्री राम शर्मा के वचन के माध्यम से बताया, आपके अंदर कितनी टॉलरेंस है। और कितने उसके बाद एस, एस फॉर स्पिरिचुअल, आपने अपने बच्चे को स्पिरिचुअल कैसे बनाया। तो ये सारी बातें जब हम इन सारी बातों के आधार पर हम अपने जीवन को तैयार करते हैं, जीवन यानी अपनी संतान को तैयार करते हैं। जीवन का मतलब खुद को ढूंढते रहना नहीं होता। हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन का मतलब खुद को ढूंढते रहना नहीं होता, बल्कि स्वयं का निर्माण करना, स्वयं का निर्माण करते रहना होता है। आपको इनके माध्यम से ही, इन्हीं सारी सातों बातों के माध्यम से ही आपका प्रभुत्व सिद्ध होता है। हम इन्हीं तरह से, इन्हीं सब बातों को लेते हुए आज हम प्रभुत्व, पेरेंट्स का प्रभुत्व भाग 1 में पहला पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। वो क्या है? प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन किस किस चीज का होना चाहिए? कितना सारा वातावरण में कितना कुछ दूषितता व्याप्त है, उनसे हम बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करें, किस प्रकार से प्रोटेक्ट करें, तो वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आ रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्लैमर। अब ग्लैमर है, ग्लैमर से नेगेटिव, ग्लैमर भी है, नेगेटिव थॉट्स है, और आपका एनवायरनमेंट, इन सारी बातों से हमें प्रोटेक्ट करना है। अब सबसे बड़ी बात क्या है? बच्चे की जो डेस्टिनी है, बच्चे का जो भाग्य है, वो किसी और के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है। जब हमारे हाथ में है तो हम उसको कैसे, उस भाग्य को उसका प्रतिकूल बना दें, हैं? तो हमें चाहिए कि उसका हम व्यवस्थित जीवन करें, किस तरह से हम प्रोटेक्ट करें। अब क्या होता है, जब बच्चा हमारा विकृति धारण करता है, हमारे प्रोटेक्शन की कमी से विकृति धारण कर लेता है, तो हम सोचते हैं हमारे हाथ से तो बात हट गई। अब हमें क्या कहते हैं, किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए। अरे काउंसलर के पास तो आप गए, पर काउंसलर क्या करेगा? बच्चे को स्कॉल्ड तो करेगा नहीं, डांटेगा नहीं, डपटेगा नहीं, और अब जो हम बताएंगे उसके आधार पर ही उससे बातें करेगा। और जब, और एक क्रिटिकल सी पोजीशन आपके सामने रख देगा, आप ऐसा कर देते थे, देखिए बच्चे के साथ अकेले में आपसे कहेगा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तब हम अपना सिर मथते रह जाते हैं। परंतु जब क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है तो उसके बाद वो सीधे जजमेंट दे देता है, आपके बच्चा ऐसा है, तो जजमेंट देता है पर थॉट्स नहीं देता। और वो जो है थॉट्स नहीं देता, सजेशन देता है पर प्यार नहीं देता। जैसा एक माता पिता, अब माता पिता के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं जो कि एक काउंसलर नहीं दे सकता। देखिए संसार एक विष भी है और अमृत भी है, बस मंथन मन को करना है। ये, और ये हमारी दृष्टि और निर्णय पर निर्भर करता है कि हमें ग्रहण क्या करना है, हमें उसमें से विष ग्रहण करना है, यहाँ से अमृत करना है। ये हमारे मन को, हमारी मानसिकता को इसका मंथन करना है। उसके माध्यम से ही हम बच्चे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए कि सबसे बड़ी बात है हम प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्लैमर। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें प्रोटेक्शन करना है ग्लैमर से। अब ग्लैमर क्या है? ग्लैमर क्या है? इतना जो एक चकाचौंध भरी हुई है, जिसमें एक बच्चा आकर्षित होता चला जा रहा है। वो चकाचौंध क्या है? उससे हम भी प्रभावित होते थे, परंतु ये 10-15 साल से बहुत बड़ी चकाचौंध हो गई है। क्या है? बॉलीवुड इंडस्ट्री की। बॉलीवुड इंडस्ट्री की क्या है? बच्चा जो है उसको देख देख कर सोचता है कि ये क्या है,
हैं? ऐसा ही मैं करूँ, वैसे ही करूँ। पहले भी ऐसा होता था कि बच्चे जो हैं, ज़रा भी परेशान होते थे, उनके दिमाग में इस तरह से बॉलीवुड घुसा हुआ होता था कि वो सीधे मुंबई पहुँचते थे। जब वहाँ पर पहुँचते थे, पता चलता था कि इसके अंदर कितना अंधकार है, कितना कुछ है। अगर बॉलीवुड की चकाचौंध, जो भी चीज़ ज़्यादा चकाचौंध वाली होगी, उसके पीछे इतना ही अंधेरा होगा। अब उस अंधेरे में देखिए कौन-कौन से अंधेरे से संबंधित बातें हो गई। अकेलापन, माफ़िया, आपको जो है ये एक चाहे जो उसके वास्तविक जीवन में जो वो एक्टिंग करते हैं, उस वास्तविक जीवन में जीने लगता है और उससे ही वो चीज़ें उसको बहुत जल्दी, जो कि गलत होती हैं, वो चीज़ें उसको बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। तो उस माफ़िया को, ईर्ष्या को, द्वेष को वो उनके अंदर ना आने पाए, तो उस चकाचौंध से हमें उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। ये जो बॉलीवुड वर्ल्ड है। और दूसरा एक ग्लैमर है मॉडलिंग का। मॉडलिंग का जो ये है आपका मॉडलिंग इंडस्ट्री का जो चकाचौंध है, वो भी बड़ी अजीब-सी है कि मॉडल्स के साथ क्या-क्या होता है, क्या-क्या उनको करना पड़ता है, उनको ब्यूरोक्रेट्स क्या-क्या कहें, क्या ना करें, तब जाकर वो ऐसे ही थोड़ी ना वहाँ पर पहुँच जाती हैं। तो उनके साथ भी इतना बड़ी स्थिति है, प्रोस्टिट्यूशन है, इनसिक्योरिटी है और इन सारी चीज़ों से बचाना एक हर माता-पिता की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो पर उसमें क्या हो रहा है, बहुत एक ऐसे कहना चाहिए कि गृहस्थ जीवन जो है बहुत ही संयम, संयम, सहिष्णुता और सेवा के पर आधारित है। परंतु आप क्या कर रहे हैं? आपको तो उसमें आनंद चाहिए। आप खुद उसके अंदर इतने लिप्त हो रहे हैं, आप खुद सारे दिन आपके सामने टैब खिला हुआ है, आपके सामने वो रखा हुआ है, फ़ोन रखा हुआ है, आपके सामने जो है आपके कहना चाहिए कि सारी चीज़ें, मतलब सारा दिन आप फ़ोन पर लगे हुए हैं। अब क्या है, आप खुद तो कैंडी क्रश खेल रही हैं। अब बच्चे से कह रही हैं, "जा तू पढ़ बैठ के, मैं कर रही हूँ।" और बच्चा कहेगा कि भई मैं भी तो खेलूँ, मैं भी तो सिक्के कलेक्ट करूँगा। तो उससे अब माँ जो है, कई बार क्या करती है कि उसको सोचती है अरे हमें भी तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए, हम भी करेंगे। तो उससे क्या हुआ, आपका तो एंटरटेनमेंट हो रहा है, उधर अच्छे आपके बच्चे का भविष्य चौपट हो रहा है। तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो, पेरेंटिंग इज़ लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस। इस बात को हर माता-पिता को, हर अभिभावक को, हर पेरेंट्स को भली-भाँति जानना चाहिए कि जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, हम पेरेंटिंग नहीं कर पाएँगे। तो पिता बनने का अर्थ सबसे बड़ा क्या है? बलिदान करना है। और अब आप अगर देखें कि आपको मैंने शायद पहले भी बताया था कि पीवी सिंधु जो बहुत बड़ी बैडमिंटन की प्लेयर हैं, कितने सारे अवार्ड ले चुकी हैं, तो वो उनको असफलता से सफलता के शिखर पर चढ़ाने के लिए उनके माता-पिता का कितना बड़ा योगदान रहा। उनके पिता सुबह से लेकर के शाम तक उनको सिखाने के लिए उनके कोच के पास पहुँचा करते थे और उनकी माता की जो आय थी, उसके माध्यम से घर चला करता था। और इधर आप ये एडिसन की माँ को देख लीजिए कि अगर वो उस समय अपने बच्चे को देख करके, जब उनके स्कूल से खत आया था, तो अगर वो उस खत को देख करके बच्चे से कहती तू महानालायक है, बुद्धू है, बेवकूफ़ है, मैं नहीं पढ़ा सकती, तो क्या एडिशन जो है इतने बड़े वैज्ञानिक बन सकते थे? और इससे भी अधिक अब्राहम लिंकन को देखिए, उनकी तो माता भी सौतेली थीं, परंतु उन्होंने इतना कुछ उस बच्चे को सिखाया कि जब राष्ट्रपति पद पर कितने सारे चुनावों को हारने के पश्चात, जहाँ तक मुझे लगता है कि 16 बार चुनावों को हारने के पश्चात वो राष्ट्रपति पद पर विभूषित हुए। जब वो सबसे पहले बैठे, तो उन्होंने सबसे पहली बात ये की, आज मैं जिस जगह पर बैठा हूँ, वो मेरी माँ के कारण है। मेरी माँ का सहयोग नहीं होता तो आज तक मैं यहाँ पर नहीं बैठा होता। तो ये सब के अब हम करते क्या हैं? हम अपने आनंद में लगे रहते हैं, उससे प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे। जो इतना बड़ा सारा कुछ हो रहा है,
ये जो आपका ये ग्लैमर है, उससे हम ही मुक्त नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे? एक माँ का मुझे याद आता है कि मैंने कभी अखबार में पढ़ा था कि एक माँ है जो साइंटिस्ट थी, उसको पर मंथ 2 लैक्स तनख्वाह मिला करती थी, आय मिलती थी, परंतु उसने उसको छोड़कर अपने बच्चे की होम स्कूलिंग शुरू की। और वो होम में ही सुबह साथ ही ले जाना, साथ ही घुमाना, साथ ही बैठकर पढ़ाना, चलते-फिरते नई-नई चीज़ें सिखाना, प्रकृति की गोद में उसने इतना कुछ सिखा दिया कि बच्चा जो है आज उसके मुख का तेज, उसकी गंभीरता, उसका ज्ञान, वो इस तरह का है कि देखते ही देखने वाला आकर्षित हो जाता है। तो उसका कारण क्या हुआ कि उस माँ ने सैक्रिफाइस किया, उस माँ ने उसको इतनी भली प्रकार से शिक्षा दी, इतनी भली प्रकार से सिखाया, तो क्या है कि हम उसको करते हैं। अब आजकल तो सबसे बड़ी परेशानी क्या हो रही है? ई-ग्लैमर की। हर बच्चा फ़ेसबुक पर जुड़ा हुआ है और हर बच्चा सारे दिन इन चीज़ों को, मैं तो शायद उन चीज़ों के नाम भी नहीं जानती। मैं उस बातों को बिल्कुल नहीं जानती क्योंकि मैं खुद जो है टेक्नोलॉजी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, परंतु बहुत सारे-सारे साइट्स हैं, बहुत सारी-सारी चीज़ें जिसमें बच्चा उलझा रहता है। तो क्या होता है, बच्चा बैठा हुआ सवाल कर रहा है। जब वो सवाल कर रहा है, एकदम से उसमें टिक होती है, एकदम वो देखता है खोल के, अरे! इसमें क्या है? अरे! ये तो ज़रूर कुछ है। फिर उसको देखने लग जाता है, उसके साथ-साथ वो और चीज़ों को देख रहा है। उसमें लाइक करता है, डिसलाइक करता रहता है, उसमें कमेंट्स देता रहता है। सा सारी चीज़ों को मैं कहती हूँ कि इसकी आवश्यकता है, परंतु उसका मिसयूज़ ना किया जाए। उसके लिए किसको आवश्यक है? माता-पिता को, कि इस लर्निंग, इस ग्लैमर को, ई ग्लैमर को किस तरह से शांत किया जाए, आवश्यकता को आवश्यकता की तरह से उपभोग किया जाए, ना कि उसका दुरुपयोग किया जाए। अब होता क्या है कि घर में कई बार तो उसमें भी वीडियो वगैरह के जो होते हैं, उसमें भी लिखा जाता है मस्ट वॉच, इसको ज़रूर देखो। अरे बच्चा उसको देखेगा और उसमें उलझ कर रह जाता है। तो हमें ध्यान देना है कि इस ई ग्लैमर को खत्म करें। अब परिवार पहले क्या होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली होने लगी, अब सब एटॉमिक फैमिलीज होने लगी। अब इसका क्या मतलब है? क्या है, सारे के सारे आ रहे हैं एक टाइम से अपने अपने डाइनिंग टेबल पर आ गए, सबके हाथ में अपने अपने मोबाइल हैं। आके कहा हाय मॉम, हाय डैड, और उसके बाद सब के सब अपने उसमें देख रहे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं, कोई भी परिवार के विषय में कोई आदान-प्रदान नहीं कर रहा, कोई अपनी बात नहीं कह रहा, ना कोई किसी की सुन रहा है। और उसके साथ-साथ क्या है, पारिवारिक कोई एक्सचेंज नहीं है, कोई आदान-प्रदान नहीं है, कोई विचारों का आदान-प्रदान तो दूर, सब के सब उसी ई ग्लैमर की शिकार हो गए हैं। तो उससे क्या होता जा रहा है कि थिंकिंग जो है एबनॉर्मल होती चली जा रही है। बच्चे की जो थिंकिंग है वो एबनॉर्मलिटी की तरफ बढ़ रही है। वो टेक्नोलॉजी जो आपकी सेंसिटिविटी है वो समाप्त होती जा रही है। बच्चा जो है इनसेंसिटिव होता जा रहा है, क्योंकि बहुत लंबा ये चलता चला जा रहा है। तो थोड़ा-सा मैं शॉर्ट करूँगी क्योंकि बातें तो बहुत दिमाग में आती जा रही हैं, पर उसको मैं शॉर्ट करना चाहूँगी। तो इनसेंसिटिविटी कौन बढ़ा रहा है? ई ग्लैमर। तो उसको हमें किसको रोकना है? न हमारे हमको, हम माता-पिता को उस बात को रोकना पड़ेगा, और उसके माध्यम से ही हमें क्या करना पड़ेगा कि ये प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्लैमर, ये हमें हमेशा रखना चाहिए। अब एक किस्सा सुनाती हूँ। पहले क्या होता था, नीड फॉर स्पीड वीडियो गेम होते थे। वो हमारे से, मतलब हमारे से जो पहली पीढ़ी है, यानी आप लोगों की जो पीढ़ी है, आप लोगों ने बहुत खेले होंगे वीडियो गेम। उसमें क्या होता था, नीड फॉर स्पीड। बच्चे के हाथ में क्या है कि वो आपका रिमोट है, रिमोट से वो फटाफट कर रहा है, कार का खेल खेल रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और ऐसे करके लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तेजी से गाड़ियां भाग रही हैं, और उसके दिमाग में भी एक स्पीड की तरह से उसका एक क्विक रेस्पॉन्स की उसको आदत पड़ती चली जा रही है। तो वो जो है एक क्विक रेस्पॉन्स के ढंग से ही सोचने लगा। अब करते करते में वो अपनी माता से कहता है, मम्मा जरा पानी ला दो। अब मम्मा तो क्विक रेस्पॉन्स वाली है नहीं, वो अपने ढंग से उठेगी, पानी को लेकर आएगी, उसके और आरओ के नीचे रखेगी, उससे लेकर के धीरे-धीरे बच्चा एकदम चीख चीख वहीं से चीख रहा है।
अरे ज जब मैं प्यासा मर जाऊँगा तब लाओगी क्या? क्योंकि उसके अंदर आदत पड़ गई, एक क्विक रिस्पॉन्स की, उसके अंदर संवेदना बिल्कुल नष्ट हो गई। उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि माँ को उठने में देर लगेगी उस कार्य को करने की, तो हम कैसे हो गए? इनसेंसिटिव। किसने बनाया? हमारे इस तरह की चीज़ में। और इसीलिए ये अनग्रेटफुली वातावरण तैयार होता चला रहा जा रहा है। अब बच्चे जो हैं, जब बाप कहता है माँ के लिए, जब बच्चे कहना नहीं सुनते, अरे बेटा तेरी माँ ने तेरे लिए क्या-क्या किया, जो तू कहता था वो खाना बनाती थी, वो करती थी, तो बच्चा बहुत ही लापरवाही से बड़े आराम से कह देता है अनग्रेटफुली, सो व्हाट? एक 2 शब्द इतनी ड्राइनेस से वो कह देता है, ऐसे वो कहते तेरे पापा ने तेरे लिए 2-2 नौकरियाँ छोड़ी, तेरे पापा ने ये-ये काम किए, सिर्फ़ किस लिए? तेरे को पालने के लिए। तो सीधे वो कहता है सो व्हाट? वो इतनी ड्राइनेस, इतनी इनसेंसिटिविटी आती चली जा रही है, तो हमें क्या करना है? इस ग्लैमर से हमें प्रोटेक्ट करना है अपने बच्चे को, हमें इससे प्रोटेक्ट करना है। अब दूसरी बात हम और लेकर के आ रहे हैं कि नेगेटिव थॉट से, कि हमें किससे प्रोटेक्ट करना है? नेगेटिव। एक बच्चा है, अगर वो स्कूल में जाता है, उस दिन उसका परीक्षा फल कक्षा में बांटा जा रहा है। अब जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स थे, उसके लिए क्लास ताली बजवाती है, पर दूसरे बच्चे के लिए, जिसके कि मात्र 2 अंक कम थे, उसके लिए कुछ भी नहीं किया जाता। बच्चा बहुत दुखी होकर के अपनी माँ के पास आता है। जब वो माँ के पास आता है, तो माँ को वो अपनी बात बताता है, वो बहुत हताश है, निराश है। तो उसकी एक माँ ने कहा, "अरे बेटा, ये तो केवल इस क्लास के अंदर ही है, और हो सकता है आगे के उसमें तो उससे भी ऊपर हो जाए, परंतु वो तेरे साथ जीवन भर थोड़ी रहेगा। जब तू अपने करियर लाइफ में जाएगा, कहीं और जाएगा, तो मुझे विश्वास है तू उससे भी अधिक, या तुलनात्मक ढंग से भी मत कहिए कि तू बहुत अधिक अपनी बहुत अधिक सफल हो पाएगा।" जब वो, तो बच्चे को आपने किससे निकाल दिया? नेगेटिव थॉट से, और उसको समझाया कि बेटा, तू सर्वशक्तिमान माता-पिता का बच्चा है। तू कहीं पर भी हार ही नहीं सकता। तो उसकी जो हारना, जो उसके अंदर जो निराशा थी, उसमें माता-पिता ने एक आशा का संचार कर दिया। अब इस बात को हम और आगे ढंग से बताएँगे, तो हमको प्रोटेक्ट करना है नेगेटिव थॉट्स से और एनवायरनमेंट से। इसको भी मैं आगे करूँगी, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सब। और एक और बात कहती हूँ प्रोटेक्शन के साथ-साथ, कि हम कभी भी अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट भी ना करें। प्रोटेक्शन तो हम दें। अब बच्चा जो है, अब हम ज़रा-ज़रा सी बात में, कई बार क्या होता है, माता-पिता बच्चे की हेल्प करने लग जाते हैं। जब माता-पिता हेल्प करते हैं, कैसे? कि बच्चा जो है स्कूल का काम लाया, होमवर्क लाया। जब होमवर्क लाया, तो उसने क्या किया, पापा जी या मम्मी जी बड़े शौक से, क्योंकि उनको भी जी करता कि मेरे मैं भी पढ़ता था, मुझे भी आता है, तो वो उसका होमवर्क करने लगे। उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया, तो माता-पिता दोनों प्रोजेक्ट करे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चा वहाँ पर कहीं असफल ना दिखाई दे जाए, क्लास के अन्य बच्चों के सामने उसका प्रोजेक्ट वर्क कमतर ना हो जाए। तो आपने उसको वो किया, तो ओवर प्रोटेक्ट कर दिया। अब यहाँ तक कि कई बार तो क्या होता है, छोटा बच्चा जब चलता है और खड़े होकर चलना सीखता है, तो जैसे गिर जाता है, तो माता-पिता क्या करते हैं, एकदम फ़ौरन उठाने के लिए लगते हैं। तो क्या है, बच्चा कैसे खड़े होना सीखेगा, कैसे चलना सीखेगा? तो उसको ओवर प्रोटेक्शन जो है, उसको कम करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो आप पर निर्भर रहने लगे, वो कायर हो जाए और अपनी असफलताओं को स्वीकार करना ही ना सीखे। अगर वो अपनी असफलताओं को स्वीकार करना सीख जाएगा, उससे हार ना मान करके उस संघर्षों में भी समाधान की इच्छा रखने लगेगा, समाधान करना सीख जाएगा, तभी वो एक सफल व्यक्तित्व का स्वामी बन जाएगा। आज हम यहीं पर अपना विराम देते हैं, अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। साथ-साथ कल के लिए हम बताते हैं कि हम जो दूसरा पेरेंटिंग का दूसरा शब्द आता है, ए फॉर एसोसिएशन और आर फॉर रिस्पेक्ट या रिगार्ड, हम उसके विषय में बात करेंगे। चलिए, आपका सभी का पुनः-पुनः धन्यवाद और अभिवादन। धन्यवाद।